All right. So when you're talking about substantive procedures, so substantive procedures देखें, अब मैंने आपको बताया था कि P7 के अंदर यानी ट्रिपल ए के अंदर जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स टेस्ट होने हैं ये स्टैंडर्ड वाइज होने हैं, यानी ये F8 की तरह नहीं है। F8 में तो सिंपली आपके पास आता था ना कि रिसीवेबल्स के प्रोसीजर बता दें, पेएबल्स के प्रोसीजर्स बता दें, ठीक है, रेवेन्यू के प्रोसीजर्स बता दें, तो वहां पे आप उसको क्रैम कर लेते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रैम करना मुश्किल है क्योंकि आपके पास देखें IAS 1 से लेकर IFRS 16 तक इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं। अब वो आपसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल आप लीज के प्रोसीजर्स बता दें, अर्निंग पर शेयर के प्रोसीजर्स बता दें, या फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट के प्रोसीजर बता दें, या गवर्नमेंट ग्रांट के प्रोसीजर बता दें, एटसेट्रा। तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स के प्रोसीजर्स याद रखना जो है ना वो टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेहतर तरीका ये है कि आप उन प्रोसीजर्स को बनाना सीख लें, समझें। मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी। एक आपके पास टेक्निक है वो रिलेटेड है AEIOU से रिलेटेड, यानी आपके पास सिंपली एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरीज, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकैलकुलेशन। अब देखें ये जो आपके पास सामने लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज एविडेंस गैदरिंग टेक्निक, कि हम प्रोसीजर्स बनाते किस तरह हैं। अब एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था कि कंपैरिजंस को कहते हैं, रेशियोज वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर आप वारंटी प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर का प्रोसीजर बनता है कि कंपेयर दिस ईयर वारंटी प्रोविजन विद द प्रीवियस ईयर एंड सी वेदर द इंक्रीज इन प्रोविजन इज इन लाइन विद सेल्स, क्योंकि जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी वारंटी प्रोविजन भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वारंटी प्रोविजन जो है वारंटी सेल्स के साथ अटैच होती है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये फॉर एग्जांपल कंपेयर दिस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज विद द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज एंड इन्वेस्टिगेट डिफरेंसेस, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंपेयर दिस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज विद द प्रीवियस ईयर एंड सी वेदर द इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइन विद द नॉन करंट एसेट। अगर एसेट्स नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोन्स के प्रोसीजर बना रहे हैं तो वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर ये है कि आप इस साल की फाइनेंस कॉस्ट को प्रीवियस ईयर की फाइनेंस कॉस्ट के साथ कंपेयर करें, और क्योंकि अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर अनयूजुअल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। सो ऑडिटर क्या कर रहा है, अब चूंकि यहाँ पे हम एविडेंस की स्टेज पे हैं तो हम फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इस साल की फिगर्स को प्रीवियस ईयर की फिगर से। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि पेपर के लिए तो हमें प्रोसीजर्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो यू हैव टू राइट स्ट्रेट अवे 5 प्रोसीजर्स, ठीक है, यानी 1 मार्क फॉर ईच वेल एक्सप्लेन्ड प्रोसीजर। तो वहां पे तो हमें हेडिंग नहीं बनानी होती ना कि हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर लिख रहे हैं, इंक्वायरीज लिख रहे हैं। ये तो F8 के लेवल पे हो जाता था समटाइम्स कि वो कहता था कि आपसे बाय यूजिंग एविडेंस गैदरिंग टेक्निक मेक द प्रोसीजर्स ऑफ परचेजेस। F8 लेवल पे होता था, यहाँ नहीं होता। यहाँ स्ट्रेट अवे आपको प्रोसीजर लिखना है। तो एथिकल प्रोसीजर हो गया। इसी तरह इंक्वायरीज, से फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें, सो यू कैन इंक्वायर फ्रॉम द फाइनेंस डायरेक्टर वेदर दे आर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट, ठीक है। अब ये इंक्वायरी, अब इंक्वायरी का प्रोसीजर रेलिवेंट टू द सिचुएशन होगा। Say for example you're talking about share based payment, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट,
तो आप फाइनेंस डायरेक्टर से पूछ सकते हैं कि जनाब कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए गए हैं, व्हाट आर द कंडीशंस अटैच विद दैट, रेलिवेंट टू द सिनेरियो होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और फिजिकल इंस्पेक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जाके देखें, एसेट्स को फिजिकली इंस्पेक्ट करें कि अगर वो आइडल हैं, रिडंडेंट पड़े हुए हैं, तो ये एक इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है। इसी तरीके से जब आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, अब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किसको किया जाता है? प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस को। से फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट रिसीवेबल्स, अगर आप देख रहे हैं कि यार ऑब्जर्व आपने किया है कि यार रिसीवेबल्स का फॉलोअप इनका वीक है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेटर है कि इस साल का अलाउंस इंक्रीज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एक प्रोसीजर है ऑडिटर का, कि जिससे वो क्या करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा है कि यार इनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स, अगर वो ऑडिटर ऑडिट पे मौजूद है और उसको देख रहा है कि बहुत ज्यादा सेल्स रिटर्न हो रही हैं, इन्वेंट्री वापस आ रही है इनकी, तो इंडिकेटर है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट इन आरवी। हो सकता है कि ये फॉल्टी हो, डैमेज्ड हो, और अकॉर्डिंगली इनको सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड करनी चाहिए, यानी सेल्स को रिवर्स करना है। ऑब्जर्वेशन और प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स क्लाइंट के जो है उनकी बात हो रही है। रिकैलकुलेशन, हमेशा याद रखिएगा कि रिकैलकुलेट हमेशा वो अमाउंट होती है जो कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो रिकैलकुलेट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स एज अ परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल कैलकुलेट किया हुआ, तो यू कैन कैलकुलेट दैट। अगर डेप्रिसिएशन है on property plant equipment, so you can see the property plant equipment schedule and you can calculate the depreciation by yourself, that is recomputation or recalculation। लेकिन अक्सर लोग रिकैलकुलेशन के प्रोसीजर में ऐसी चीजें लिख देते हैं कि जहां पे रिकैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। लाइक से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफाइंड बेनिफिट IAS 19, वहां पे वो जो कैलकुलेशन होती हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। जहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि रिव्यू द कैलकुलेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर एक्यूरेसी। ठीक है, या टू इंश्योर जो है ना वो करेक्ट फिगर्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी वहां पे हम लिखेंगे रिव्यू द कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। और जहां पे इजी फिगर्स होंगी, जैसे अमोर्टाइजेशन हो गई, आपके पास डेप्रिसिएशन की फिगर होगी, या प्रोविजन एज अ परसेंटेज ऑफ वारंटी एस्टिमेशंस हो गई, इस तरह। लेकिन फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स को नहीं आप कह सकते कि रिकैलकुलेट करें। सो ये AEIOU जो है, ये एक टेक्निक है जिसको यूज करते हुए आप प्रोसीजर्स बना सकते हैं। लेकिन P7 के अंदर जो ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि आपको मेनली क्या पता होना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है ना, तो फिर बाकी प्रोसीजर्स आप आसानी से बना सकते हैं। सो दूसरी टेक्निक के अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। एक तो मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, वो अब वो डॉक्यूमेंट होते हैं दैट इनिशिएट्स द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी उसकी रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर मैंने आपको अदर रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था, ये कॉर्पोरेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट्स द ट्रांजैक्शन। लाइक से फॉर एग्जांपल पेपर में अगर राइट ऑफ यूज एसेट यानी लीजेस के प्रोसीजर आ जाते हैं IFRS 16 के, तो वहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट आपका क्या है? दैट इज द लीज एग्रीमेंट। सबसे पहली चीज जो आपने ऑब्टेन एंड रिव्यू करनी है, दैट इज द लीज एग्रीमेंट। ऑब्टेन एंड रिव्यू द लीज एग्रीमेंट। ठीक है, टू सी द डिटेल्स या टू कंफर्म द डिटेल्स सच एज लीज पीरियड, सच एज इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, यानी वो जो आपके पास फाइनेंस कॉस्ट होती है लीज की, एंड अदर लीज टर्म्स। ठीक है, अगर पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू लीज है, पता चल जाएगा आपको लीज एग्रीमेंट से। ठीक है,
सो सोर्स डॉक्यूमेंट वहां पे आपके पास लीज एग्रीमेंट है। इसी तरीके से अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आ जाएगी। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आएगी तो वहां पे आपके पास डेबिट आपने जो एंट्री चेक करनी है, दैट इज कि आपका राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्डेड है। अब ये आपके पास विद इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है, दैट इज द लीज ऑब्लिगेशन। अगेन ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्डेड है, बट इसकी स्प्लिट है बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सो पहला प्रोसीजर आप ये लिखेंगे, ऑब्टेन द लीज एग्रीमेंट टू कंफर्म द लीज टर्म्स सच एज लीज पीरियड, फाइनेंस कॉस्ट एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि जनाब रिव्यू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू सी द इंक्लूजन ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट, या इसको आप मीनवाइल एसेट रजिस्टर के साथ भी लिंक कर सकते हैं। देन द लीज ऑब्लिगेशन, inspect the statement of financial position to confirm the lease liability is correctly split between current and non-current liability। ठीक है। इसी तरीके से फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ही फाइनेंस कॉस्ट जो कि आपने जाके चेक करनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोसीजर्स हो गए जो कि मैंने लिख दिए आपके सामने। 4 प्रोसीजर्स हो गए। पहला लीज एग्रीमेंट का हो गया, दूसरा प्रोसीजर जो राइट ऑफ यूज आपने चेक करना है एसेट रजिस्टर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तीसरा प्रोसीजर आपने लीज लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली लिख दिया है कि लायबिलिटी को स्प्लिट किया बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। चौथा प्रोसीजर आपने फाइनेंस कॉस्ट का लिख दिया जो कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाके चेक किया। इसके अलावा अदर प्रोसीजर्स के अंदर अब मैं अभी इसी टेक्निक पे अगर वापस चला जाऊं और सेम एग्जांपल यूज करें हम, ठीक है, तो फिर आप देखें इंस्पेक्शन के अंदर नीचे आके मैं लिख देता हूं, एक आपके पास फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट है कि जाके चेक करें कि वो जो एसेट उन्होंने लीज पे लिया है फिजिकली वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये भी एक प्रोसीजर है। ठीक है। और वर्किंग कंडीशन के अंदर है या नहीं है। अच्छा, फिर जो ये लीज पेमेंट्स कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के साथ अदर रिकॉर्ड्स में जो लीज एग्रीमेंट के अंदर लीज पेमेंट्स मेंशन्ड हैं और जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर लीज पेमेंट एक्चुअली जा रही हैं, क्या वो आपस में मैच करती हैं, तो वो भी आप चेक कर लें, क्योंकि कोई ऐसी आउट ऑफ बुक पेमेंट तो नहीं हो रही। बैंक स्टेटमेंट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो लीज एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट मेंशन है वही जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू हो रही हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास रिकैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट को खुद से रिकैलकुलेट कर लें एंड एग्री द फिगर विद द फिगर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड की हुई है। सो प्रोसीजर देखें कितने हो गए। लीज एग्रीमेंट चेक किया, पहला प्रोसीजर। सेकंड, राइट ऑफ यूज एसेट की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड एसेट रजिस्टर मेनली आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो पूरा पीपीई आ रहा होगा। ठीक है, जिसमें राइट ऑफ यूज एसेट भी होगा। तो आप अगर उसको एसेट रजिस्टर से जाके या पीपीई स्केड्यूल से जाके देखेंगे तो ज्यादा रेलिवेंट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आप टोटल पीपीई का इंक्रीज चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको राइट ऑफ यूज एसेट नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से क्रेडिट एंट्री आपकी लीज ऑब्लिगेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लायबिलिटी का स्प्लिट, फाइनेंस कॉस्ट में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाके चेक करना, फिर बैंक स्टेटमेंट्स में की जो पेमेंट है वो जो लीज पेमेंट एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट मेंशन है क्या वही है, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, रीकैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट। देखें अब ये तो आपके सिंपली प्रोसीजर हो गए जो आपने 7 8 6 7 प्रोसीजर्स इजीली लीज के रिगार्डिंग बना लिए बाय यूजिंग द टेक्निक। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू के
याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा IAS 1 से लेके IFRS 16 के प्रोसीजर, क्योंकि इन्वेंट्री भी आ सकती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी आ सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट भी आ सकता है। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं एक माइंड मैपिंग के लिए। लेट्स अज्यूम आपके पास हेल्ड फॉर सेल के प्रोसीजर्स एग्जाम में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि हेल्ड फॉर सेल का मतलब ये IFRS 5 का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया आपके पास क्या है, SALE, यानी सेल इज हाईली प्रोबेबल, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, लोकेटिंग अ बायर, यानी उनको कोई बायर सर्च किया, एक्टिव मार्केट में ट्रेड किया, या कोई ऑफर्स वगैरह आई हैं और एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ्स। और जब एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाता है, वी नो दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ इट्स कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, any impairment should be reported to profit or loss and it should not be depreciated further। अब ये अगर हेल्ड फॉर सेल के प्रोसीजर एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत आसान है। अबव टेक्निक यूज करते हुए आप देखें कि यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि देयर शुड बी एन इररिवोकेबल डिसीजन टू सेल द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और ये डिसीजन बोर्ड लेवल के होते हैं। नॉन करंट एसेट सेल करने के डिसीजंस बोर्ड लेवल के होते हैं, तो आप बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करें एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट कि एक फर्म डिसीजन हुआ है टू सेल द एसेट। फिजिकली जाके उसको इंस्पेक्ट करें कि दैट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, यानी यूज में नहीं है वो, अब इन मैनेजमेंट ने उसको साइड पे रख दिया है, दे आर नॉट यूजिंग इट फर्दर। नॉन करंट एसेट रजिस्टर में जाके चेक करें कि वहां से रिमूव कर दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके चेक करें कि उसको करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दिया गया है एट लोअर ऑफ इट्स कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है। इसी तरीके से अगर इफ देयर इज एनी इंपेयरमेंट जाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में चेक करें। डेप्रिसिएशन स्केड्यूल इंस्पेक्ट करें कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के बाद उसको ये डेप्रिशिएट जो है वो नहीं कर रहे। सो इजीली यू कैन मेक द प्रोसीजर। इसी तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ग्रांट की अगर इनको मिली है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जो गवर्नमेंट के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे तो ग्रांट नहीं देती, कंडीशंस लगाती है। वो जो गवर्नमेंट के साथ इनका एक MOU साइन हुआ है या एग्रीमेंट साइन हुआ है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन व्हाटएवर यू नेम इट, आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे किस लिए, कि ताकि ग्रांट की अमाउंट देखी जाए एंड टू सी द कंडीशंस अटैच्ड विद द ग्रांट। अब ग्रांट का क्राइटेरिया क्या होता है कि दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, बैंक स्टेटमेंट में जाके चेक करें कि क्या वो ग्रांट इनको जो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है रिसीव हो चुकी है। An entity will comply with the conditions attached to the grant. So finance directors inquire करें whether they are complying with those conditions. Observe का procedure लगाएं कि whether those conditions are being complied। ठीक है। इसी तरीके से आप जाके फिर उसको डिफर्ड इनकम रिकॉर्ड करना है। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके उसको लाइबिलिटी सेक्शन में चेक करें। देयर शुड बी अ स्प्लिट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी ग्रांट का, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन जो आपको विद इन 12 मंथ्स मीट करनी है, इट शुड बी अ करंट लाइबिलिटी एंड आउटसाइड दैट इज द नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर जैसे जैसे ये कंडीशन के साथ कॉम्प्लाई कर रहे हैं तो अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड इनकम चेक करें कि लाइबिलिटी में डिक्रीज आया और वो एज एन इनकम इन्होंने रिपोर्ट किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। आप जब तक आपको ट्रीटमेंट्स नहीं याद होंगी तब तक ना आप प्लानिंग स्टेज पे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ही एविडेंस की स्टेज पे प्रोसीजर्स बना सकते हैं, ना ही रिपोर्ट की स्टेज पे गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रिपोर्टिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो द की टू पास द P7 एग्जाम is the accounting treatment. You should know all the IAS and IFRS, not the calculation। Calculation का भी, अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन का भी पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ग्रांट को स्प्लिट किया जाता है बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, तो फिर आप रिस्क भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रोसीजर भी नहीं बनाएंगे। हाँ, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, स्प्लिट होता कैसे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए। इस तरह फाइनेंशियल लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अब ये एक ट्रीटमेंट है, आपको इसकी कैलकुलेशन में ही पता होना चाहिए कि हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, क्लोज
और इफेक्टिव रेट पे और पेमेंट लेस करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाता है। अब थियोरेटिकली तो आपको ये कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। इसको करते कैसे हैं, दैट should not be an should not be a debate over here in P7. सो आप पहली स्टेज पे जो है वो काउंटिंग ट्रीटमेंट्स याद रखें, फिर दूसरी स्टेज पे आपकी ये टेक्निक्स यूज होगी, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरीज, खुद ही आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोसीजर्स जो हैं वो आते जाएंगे।